जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम पढ़ रहे थे कल लीवर के बारे में, यकृत के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय क्या होता है? तो मतलब उधर यानी पेट के नीचे, मतलब अमाशय के नीचे होता है, अग्नाशय होता है। उसमें क्या होता है, वह अग्नाशय में होता है बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, उसमें दोनों होता है। और उसमें क्या होता है, इंजाइम और हार्मोन्स दोनों होता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि कौन ऐसी ग्रंथि है, कौन किस में मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियाँ मिलती है। तो आपको बताना पड़ेगा अग्नाशय में, या आपको ये पूछ देगा किस में इंजाइम और हार्मोन दोनों पाया जाता है। तो आपको यह भी बताना होगा क्या, अग्नाशय में। अग्नाशय जो होता है वह क्रीम कलर का होता है। अग्नाशय जो होता है वह क्या, क्रीम कलर का होता है। ये कहाँ पे होता है आपको हम बता देते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे, ये फूड पाइप हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका क्या, फूड पाइप हो गया। फूड पाइप के बाद ये जो उधर हो गया, और इसके बाद यहाँ से जो छोटी आंत का जो निकलता है, यहीं पे ये पेनक्रियाज होता है। यहीं पे ये पेनक्रियाज होता है। अग्नाशय यहीं पे होता है, यहीं पे अग्नाशय होता है, यहीं पे अग्नाशय होता है। इसमें क्या होता है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होता है। आपको अग्नाशय के बारे में पूछेगा तो यहीं पे इंसुलिन का स्रावित होता है, मतलब इंसुलिन अग्नाशय में ही स्रावित होता है। मतलब इंसुलिन के बारे में पूछेगा तो आपका अग्नाशय से ही मिलेगा इंसुलिन। इसके बाद ये क्रीम कलर का होता है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पूरे शरीर में। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, अग्नाशय हो गया। अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन बोले बताए थे, तो लीवर के बारे में बताए थे। तो अग्नाशय ये क्रीम कलर का होता है। इसमें अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होता है, मतलब इसमें एंजाइम एंड हार्मोन्स का दोनों गुण रखता है अग्नाशय। उसके बाद क्या होता है, इसमें वसा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है। तो आइए हम अग्नाशय के बारे में हम लिखते हैं। लिखिए हेडिंग अग्नाशय। अग्नाशय यह क्रीम कलर का होता है। यह क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है, तथा यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे पहले हम आपको बताए थे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, यकृत होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों उपस्थित होता है। इसमें हार्मोन्स एवं एंजाइम दोनों स्रावित होता है, दोनों स्रावित होता है। अर्थात यह अंतःस्रावी एंड बाह्यस्रावी भी होता है। अर्थात यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी भी होता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी भी होता है। बाह्यस्रावी में कौन आ जाएगा, तो बाह्यस्रावी में एंजाइम आ जाता है, अंतःस्रावी में हार्मोन्स आ जाता है। यह क्रीम कलर का होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इसे मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोलेंगे क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का गुण रखता है। यह एंजाइम एंड हार्मोन्स एवं एंजाइम दोनों का गुण रखता है। इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। हम अभी बता रहे थे कि आपको अग्नाशय के बारे में बता रहे थे। अग्नाशय के बारे में बता रहे थे। ये जो अग्नाशय है ना, ये पाचन का काम करता है। पाचन के काम करता है। पाचन के काम करता है अर्थात कौन पचाता है? तो एंजाइम पचाता है। पाचन के काम करता है तो कौन पचाता है? तो एंजाइम पचाता है। भोजन को एंजाइम पचाता है। एंजाइम पचाता है, ठीक है। भोजन को एंजाइम पचाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें से क्या होता है? यह भोजन को पाचन करता है तो इसमें मिश्रित ग्रंथि होता है। तो मिश्रित ग्रंथि में कौन सी ग्रंथि होगा? तो हम अभी आपको बताए थे बहिस्रावी या बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी और एक क्या होगा? एक होगा अंतःस्रावी। अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी क्या निकालेगा? जैसे बाह्यस्रावी होता है तो आप देखिएगा ना, बाह्यस्रावी होता है क्या? एंजाइम हो गया। एंजाइम हो गया। और अंतःस्रावी क्या हो गया? हार्मोन्स हो गया। हार्मोन्स हो गया। हार्मोन्स हो गया। अंतःस्रावी हार्मोन्स हो गया। इसको याद कैसे रखेंगे? जनरली इसको याद कैसे रखेंगे? वैसे सही नहीं है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे एंजाइम होता है। एंजाइम का मतलब क्या होता है? पचाना। तो पचाना का मतलब क्या है? जहाँ पे नमक की मात्रा हो वही ना गला ये पचा सकता है। तो आप रखिएगा पसीना। पसीना बाह्यस्रावी है, मतलब बाहर निकलता है, तो इसलिए पसीना। अंतःस्रावी मैक्सिमम हार्मोन्स जो देखिएगा, कोई भी हार्मोन्स इंटरनली है तो अंत हार्मोन्स निकलता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बस याद करने का एक आपको फैक्ट बताए हैं। एंजाइम के बारे में बता रहे थे तो यहाँ पे एंजाइम 3 तरह का एंजाइम निकलता है। 3 तरह के एंजाइम में हो गया लैट, हो गया लैट एंजाइम होता है। एक हो गया कौन? लाइपेज। लाइपेज हो गया। दूसरा हो गया इमाइलेज। दूसरा हो गया एमाइलेज। एमाइलेज। और तीसरा हो गया ट्रिप्सिन। तीसरा हो गया आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तीसरा हो गया आपका ट्रिप्सिन। अग्नाशय हो गया। अग्नाशय 2 प्रकार की ग्रंथि, एंजाइम एंड हार्मोन्स हो गया। बहिस्रावी, बहिस्रावी हो गया। उसका अंतःस्रावी हो गया। ये लाइपेज जो हो गया, ये वसा को पचाता है। वसा को पचाता है। अर्थात कह ले तो आप एंजाइम में ये भी कह सकते हैं कि क्या? ये तीनों चीज का पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और ये ट्रिप्सिन हो गया, ये प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाता है। तो आप देख सकते हैं क्या? ट्रिप्सिन दिख रहा है। अग्नाशय जो होता है ये क्रीम कलर का होता है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का गुण रखता है। और ये अग्नाशय में ही इंसुलिन का स्रावित मिलता है। ये आपसे पूछेगा, यहाँ पे आप स्टार लगा के लिख दीजिए। अग्नाशय में ही, अग्नाशय में ही कौन सी इंसुलिन? इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है। ये जो हम आपको बताए हैं, और इससे पहले लिखवाए थे क्या कि अग्नाशय में एंजाइम एंड हार्मोन्स दोनों होता है। तो ये पूछा हुआ है कि किस में, मतलब आपको 4 ऑप्शन देगा। अग्नाशय देगा, अमाशय देगा, अग्नाशय देगा, अमाशय देगा, यकृत देगा। इसमें सबसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस में हार्मोन्स और एंजाइम दोनों पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? अग्नाशय सही होना चाहिए। इसमें दोनों की मात्रा होता है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डीजीआई के बारे में पढ़ लेते। जो छोटी आंत में हम आपको बताए थे डीजीआई, डुडेनम, जुजेनम एंड इलियम। डुडेनम में क्या होता है, तो डुडेनम में होता है, डुडेनम में भोजन का पाचन होता है, बीच में मध्यस्थता होता है। और इलियम में क्या होता है, इलियम में मतलब लास्ट पाचन होता है, अर्थात जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो मान लीजिए भोजन के रूप में खाते हैं। हम आपको बताए थे कि खाना खाते हैं, मान लीजिए हम दाल भात सब्जी खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं तो क्या होता है, उसमें पाचन होता है, पाचन तंत्र के द्वारा पाचन होता है। पाचन तंत्र के बाद क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन मिलता है। वो सब क्या होता है, जटिल पदार्थ में होता है। तो जटिल पदार्थ में होता है तो उसको डाइजेस्टिंग सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र होता है, उसको तोड़ेगा तो क्या चीज़ में बनाएगा, सरल पदार्थ में बनाएगा। और सरल पदार्थ के बाद ग्लूकोज के पास जाएगा, मतलब ग्लूकोज बनेगा। इसी तरह से आगे मतलब बनते रहेगा। तो यहाँ पे होता है क्या है कि मान लीजिए आप मिलेगा तो यह पोषक तत्व तो हमको मिलेगा कहाँ, तो पोषक तत्व तो ये देखिए, जैसे ये छोटी आंत हो गया है, ठीक है, ये छोटी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया है, जो कुंडलीनुमा संरचना रहता है, तो यह छोटी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया, यह छोटी आंत हो गया। तो छोटी आंत में क्या होता है, कुंडलीनुमा संरचना होता है। 1 2, एक और यहाँ पे बना लेते हैं ना, एक दो तीन, ठीक है। ये हो गया डुडेनम, डुडेनम। ये हो गया जुजेनम, ये हो गया इलियम, इलियम, डीजेआई, डीजेआई हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन होता है। डुडेनम में क्या होता है, तो डुडेनम में भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। डुडेनम में क्या होता है, तो भोजन का पाचन होता है। जुजेनम में क्या होता है, ये मध्यस्थता करता है। ये मध्य भाग का काम करता है। और इलियम में क्या होता है, तो इलियम में जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो इलियम से क्या करता है, ये पोषक तत्व को अवशोषित करता है। इलियम क्या करता है, पोषक तत्व को अवशोषित करता है, पोषक तत्व को अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। जुजेनम जो हो गया मीडिएटर के रूप में हो गया, जुजेनम जो हो गया मीडिएटर के रूप में हो गया, मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करता है। तो ये डुडेनम जो हो गया भोजन का पाचन करता है, जुजेनम हो गया मध्यस्थता करता है। इलियम क्या होता है, ये पोषक तत्वों को, ये पोषक तत्वों को, ये हम छोटे आंत में पढ़े हुए थे, तो हम आपको बोले थे कि आगे हम डीजीआई के बारे में हम आपको बता देंगे। तो ये क्या करता है, इलियम करता है, पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। नीचे यहाँ पे एक स्टार लगा के आप लिखिएगा, नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर, कि भोजन पाचन के ठीक बाद छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा इलियम भोजन पाचन के ठीक बाद छोटी आंत का अंतिम हिस्सा कौन होता है, इलियम। अंतिम हिस्सा इलियम, इलियम क्या करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, पोषक या पोषण लिख दीजिए, पोषण तत्वों का अवशोषण करता है,
अवशोषण करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। क्या करता है? पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। तथा पोषक तत्व रक्त में मिल जाता है, तथा पोषक तत्व रक्त में मिल जाता है। तथा पोषक तत्व रक्त में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। और यही जो प्रोसेस होता है उसे एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। उधर दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण इसे बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसी प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो हम अभी आपको रचना बताया था उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले मुंह के पास भोजन खाते हैं, यहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे स्टार्च को या टाइलिन को पचाते हैं। उसके बाद ये नली हो गया, नली में कोई पाचन नहीं होता, यह एक माध्यम है जिसके द्वारा भोजन नीचे खसक के मतलब चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेट है, तो पेट का क्या काम है कि वह प्रोटीन को पचाता है। प से आपको बताए थे, प से पेट और प से प्रोटीन हो गया, तो पेट क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद पेट के बाद जाता है कहाँ? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में अभी आपको हम बताया DGI के बारे में, एक होता है डुडेनम, जुजेनम और एक इलियम होता है। डुडेनम क्या करता है कि आपको हम बताया कि भोजन का पाचन करता है और एक मध्यस्थता करता है जुजेनम, और इलियम क्या होता है? वो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, वहीं से पूरा ब्लड में मतलब सुचारू रूप से जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई काम नहीं है, बड़ी आंत का सिर्फ इतना काम है कि जो खनिज लवण हो गया और पानी हो गया वह उसको अवशोषित करना है। मतलब इसका मतलब कहने के लिए छोटी आंत तक हमारा जो शरीर हम खाते हैं और जो मल तैयार होता है वह छोटी आंत तक तो एकदम गीला अवस्था में रहता है। उसके बाद जब ये बड़ी आंत में जाता है तो क्या करता है? वहाँ से पानी का अवशोषण कर दे। अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है या किसी का लूज मोशन हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका बड़ी आंत खराब होता है, क्योंकि बड़ी आंत पानी को सोख नहीं पाता। बड़ी आंत जब पानी को सोख नहीं पाता, इसी कंडीशन में क्या होता है? उसे डायरिया या फिर कह लीजिए लूज मोशन हो जाता है। तो बड़ी आंत का मैनुअली क्या है कि वह खनिज लवण और पानी को अवशोषित करना, वहीं से जो मल होता है वह क्या होता है? अर्ध ठोस के रूप में निर्माण कर देता है। तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आप लोगों को एक बात और फिर से बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, पार्टिकुलर शब्द में दिक्कत है, तो वहाँ पे आप बोलिएगा तो हम ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत क्या होता है? तो बड़ी आंत, जैसे छोटी आंत आपको हम बताए थे लगभग 7.5 मीटर का होता है, लेकिन बड़ी आंत उतना बड़ी नहीं होता है। यह बड़ी किस मायने में बड़ी होता है? यह उसके अपेक्षा चौड़ा होता है, लेकिन बड़ा नहीं होता है, उसके अपेक्षा चौड़ा होता है। जैसे छोटी आंत हम आपको बताए थे ना, ऐसे हम फोटो अभी पिछले क्लास में हम आपको बताए थे
कि ये मान लीजिए ये पाइप नली हो गया, यहाँ पे उधर हो गया, उधर के बाद यहाँ से छोटी आंत ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। छोटी आंत के बारे में आपको बताए थे ना, ऐसे 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 बनता है। तो ये लंबा तो होता है लेकिन ये चौड़ा नहीं होता है। और यहाँ से हम आपको बताए थे बड़ी आंत के बारे में, यहाँ से आपको हम बताए थे क्या, बड़ी आंत के बारे में। यहाँ से हम आपको बताए थे बड़ी आंत के बारे में जो चौड़ा होता है, लेकिन यह 1.5 मीटर का ही होता है, यह 1.5 मीटर का ही होता है, 1.5 मीटर का ही होता है, ये चौड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत का काम भी हम आपको अभी बताएं कि बड़ी आंत का काम है क्या, कुछ काम नहीं है, बस उसको यही काम है कि वह खनिज लवण और पानी को अवशोषण करके अर्ध ठोस के रूप में मल को बाहर मतलब करना रहता है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। बड़ी आंत फोटो को नहीं बनाइएगा, फोटो इससे पहले हम बना दिए हुए हैं तो फोटो को नहीं बनाइएगा। यहाँ पे लिखे बड़ी आंत के, बड़ी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में, छोटी आंत के तुलना में बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में चौड़ी होता है या चौड़ा होता है, जो चौड़ा होता है, जो 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है। इधर लिख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो, कुछ हम लिखे नहीं, होता है सिर्फ लिखे हैं। तो बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में चौड़ा होता है। शुरुआती जब हम 1 नंबर वीडियो से हम बनाए थे तो उसमें काफ़ी लोग मुझे सुझाव दिए थे वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड में, कुछ भी मैं हर दिन बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि शुरुआती दिन की अपेक्षा अभी का जो वीडियो क्वालिटी इशू हो या फिर वीडियो या लाइटिंग इशू हो, कुछ भी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड हो या कोई टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। इतना मीटर का होता है तथा यह खनिज लवण एवं पानी को अवशोषित करता है, पानी को अवशोषित करता है। बड़ी आंत क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है, यही बात हम लिखाए थे। अब जो भोज्य पदार्थ बच जाता है, अब जो भोज्य पदार्थ हम आपको बताए थे ना, जो भोज्य पदार्थ बच जाता है वो अर्ध ठोस आकार में होता है। अब जो भोज्य पदार्थ बच जाता है वह अर्ध ठोस आकार में हो जाता है, अर्ध ठोस आकार में हो जाता है, अर्ध ठोस आकार में हो जाता है, जिसे मल कहा जाता है। अर्ध ठोस आकार में आ जाता है जिसे मल कहा जाता है, जिसे मल कहा जाता है। चलिए लिखिए। मॉल जो होता है ना, क्या होता है, इरेक्टम में जमा होता है। मॉल जो होता है कहाँ जमा होता है, तो रेक्टम में जमा होता है। रेक्टम में जमा होता है तो ये 6-7 घंटे के बाद मॉल बनता है। यह रेक्टम में जमा होता है, यह 6-7 घंटे के बाद मॉल तैयार होता है। यह रेक्टम में जमा होता है, यह 6-7 घंटे के बाद मॉल बनता है।
ये क्या होता है, रेक्टम में तैयार होता है। मल कहा जाता है जो रेक्टम में आकर जमा होता है, जो यानी मल बनने में जो 6 से 7 घंटा लेता है, 6 से 7 घंटा लेता है, अर्थात मल बनने में 6 से 7 घंटा लेता है। ठीक है, तो मल बनने में 6 से 7 घंटा लेता है। बड़ी आंत यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम पर एक नोट लिखिएगा, अब आप मवेशी को देखे होइएगा, गाय हो गया, भैंस हो गया, जितना भी घास खाने वाला जानवर होगा उसको आप देखे होइएगा कि वह क्या करता है। उसके सामने जो भी मिलता है, मवेशी के सामने जो भी मिलता है वह तुरंते खा जाता है। उसको यह लगता रहता है कि हमारा मालिक तनके देर के बाद मेरा खाना बंद कर देगा या वहाँ से हटा लेगा। उसके मन में ये भ्रम रहता है। तो वह क्या करता है, जो भी गाय या भैंस हो गया वह जल्दी से जल्दी पूरा चारा को खा जाता है, और पूरा चारा का खा जाता है। उसके बाद बैठ के पाउच करता रहता है। क्या करता रहता है? पाउच करता रहता है। तो आप देखे होइएगा, जिसको बोलते हैं गांव में क्या, जुगाली करता है। ऐसे खा खा के करता रहता है, मुंह चलाता रहता है करके, तो वह जुगाली करता है। तो वो क्या करता है, मवेशी पहले पूरा खा लेता है, खाने के बाद क्या करता है, जुगाली करता है। जो जुगाली करता है तो क्या करता है, अर्धनाल होता है उसमें, मवेशी में, जिसे रूमिनेंट बोलते हैं, उसी में वह जमा रखता है। तो घास खाने वाला जानवर जो होता है वह रूमिनेंट में इकट्ठा कर लेता है, और आराम करने के समय में भोजन को पुनः वह बाहर निकाल के जुगाली करता रहता है। तो आइए उसके बारे में नोट्स हम लिखते हैं, उसके बारे में हम लिख लेते हैं, नोट में लिखते हैं। घास खाने वाले जानवर रूमिनेंट होता है किसके पास है, तो गाय के पास होता है, भैंस के पास होता है, हिरन के पास होता है, और इत्यादि जो भी घास खाता है उसके पास होता है। एक साथ अपने रूमेन में इकट्ठा कर लेता है, एक साथ, यानी जो भी वह खाता है उसको सभी को एक साथ इकट्ठा कर लेता है, एक साथ अपने रूमेन में इकट्ठा कर लेता है, और उसके बाद आराम करने के समय जुगाली करता है, जुगाली अर्थात पाचन करता है, या भोजन को चबाता है, पाचन करता है। एक और सेकेंड नोट लिखिएगा, मवेशी में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलेनुमा संरचना होता है जिसे अर्धनाल कहते हैं। नोट नंबर 2 लिखिएगा, छोटी आंत, ये मवेशी के बातों के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में
छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे अंधनाल बोलते हैं, अंधनाल कहते हैं। अभी देखिए इसका फोटो किस तरह से होता है आपको हम यहाँ पे बताते हैं। मवेशी में आप देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में या कोई भी बुक में आप देखिएगा तो इस तरह से रहेगा। आप लिख लीजिए, अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मवेशी का मुंह रहता है, क्या रहता है मवेशी का मुंह, यहाँ पे एक बड़ा सा अर्धनाल के समय रहता है ऐसे, यहाँ पे ये वाली जो पोर्शन हो गया अर्धनाल के रूप में होता है। तो यहीं पे सब भोजन को क्या करता है, एक ही बार में ले आके रख लेता है और उसके बाद जब आराम करता है तो क्या करता है, जुगाली करता रहता है, अर्थात पाचन करता रहता है। इसके बाद में एक टॉपिक और है अमीबा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमीबा क्या होता है, अमीबा हो गया ये एकल कोशिका वाला जीव होता है। अगर मान लीजिए अमीबा कोई भी आकृतियाँ बना दीजिए, अमीबा हो गया। फिर यहाँ से चल के ऐसा भी बना सकता है। इसको जहाँ पे भोजन मिलेगा वहाँ पे ये भोजन कुटपाद विधि से करता है। कौन विधि से करता है, कुटपाद विधि से करता है। या एकल कोशिका जीव हो गया, यह तालाब से प्राप्त करते हैं। अमीबा कुटपाद या पदार्थ में पाया जाता है जिससे अपनी गति करता है। इसको मिटा के लिख देते हैं। अमीबा का पाचन कहाँ होता है, खदानी में होता है। इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो वीडियो रोक कर। अमीबा में भोजन एवं पाचन, अमीबा में भोजन एवं पाचन। अमीबा में भोजन एवं पाचन, यह एक कोशिकीय जीव होता है। लिखिए यहाँ पे, यह एक कोशिकीय जीव होता है। 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 इसका पाचन जो होता है ना, यह कुटपाद विधि से के द्वारा करता है। इसका पाचन जो होता है वह खदानी में होता है। यह भोजन को प्राप्त करता है, यह भोजन को प्राप्त करता है कुटपाद विधि से, कुटपाद विधि द्वारा। देखिए होता क्या, अभी हम आपको बताए थे कि मान लीजिए ये अमीबा है और मान लीजिए यहाँ पे भोजन देखा तो यहाँ से ये मुंह बना लेगा, इधर भोजन देखेगा तो इधर से मुंह बना लेगा। मतलब ये हर तरह से मुंह बना लेता है भोजन करने के लिए। यह कुटपाद विधि से भोजन बनाता है। इसका पाचन खाद्यान्नी में होता है। इसका पाचन खाद्यान्नी में होता है। या जो अमीबा होता है, अमीबा का पाचन खाद्यान्नी में होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा टॉपिक 2 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। 2 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद आप अगर पढ़िएगा
तो उसमें आपको ज़रूर मिलेगा, उसके पढ़िएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो इसका हम क्या करेंगे, जो MCQ है हम आपको, या प्रीवियस ईयर हो हम आपको ये करवा देंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं क्या कि पूरा एक ही बार चैप्टर NCERT ख़त्म कर ले, उसके बाद या फिर एक बायोलॉजी पोर्शन है वो हम ख़त्म कर ले, उसके बाद PYQ या MCQ हम करवा देंगे। हम अब शुरू से इसका हम रिवीजन करा देते हैं मुख्य गुहा से। अभी मुख्य गुहा के बारे में हम बताए थे ही आपको। जैसे मुख्य गुहा में होता है, मुख्य गुहा में क्या चीज़ का पाचन होता है, तो टाइलिन का या स्टार्च का पाचन होता है। मुख्य गुहा में क्या चीज़ का पाचन होता है, तो टाइलिन या स्टार्च का पाचन होता है। मुख्य गुहा के बाद जो ग्रासनी हो गया उसमें कोई भी चीज़ का पाचन होता है। आपसे पूछेगा इसमें इनमें से किसमें पाचन नहीं होता है, 4 गो ऑप्शन आएगा, 4 गो ऑप्शन में आपका एक ग्रासनी भी होगा तो उसमें नहीं होगा। 4 गो ऑप्शन के बाद 3 गो ऑप्शन और क्या होगा, तो आपको अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें से कुछ भी दे सकता है, या मुंह, ये भी दे सकता है। उसके बाद आप आ गए क्या, अमाशय में आ गए। अमाशय क्या होता है, ये जे आकार में होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस यहीं पे मतलब मिलता है। उसके बाद आप वहाँ पे ये भी कह सकते हो वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन करता है। पेट हो गया, पेट क्या चीज़ का पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद आप आ जाइए कहाँ, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के बारे में हम आपको बताए थे, DGI बोलते हैं उसको। वहाँ पे भी भोजन का पाचन होता है, वहाँ छोटी आंत के पास भी अपना रस होता है पचाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब वह मेन रूप से क्या करता है, छोटी आंत मतलब पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके, और ब्लड को, उस पोषक तत्वों को ब्लड ही मतलब पूरे शरीर में ले आता है। तो वहाँ से ये हो गया। उसके बाद अग्नाशय के बारे में हम पढ़े, तो अग्नाशय में आपको बोले, अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त होता है, मतलब इंसुलिन जो डायबिटीज में काम करता है, डायबिटीज में, हाँ। उसके बाद आपको अग्नाशय में आपको हम एक बताए थे, लैट बताए थे, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन बताए थे। एक में वसा का पाचन, लाइपेज में आपको बोले थे कि वसा का पाचन होता है। आपसे पूछ लेगा लाइपेज में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन दे देगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से उपयुक्त में से अधिक देगा, आपको बताना पड़ेगा। हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप एक एक लाइन यदि आप सटीक ढंग से पढ़िएगा, आप PYQ, आपको BPSC का PYQ या UPSC का PYQ हो गया, जो रूपवानी पूर्वालोकन होता है, आप उसमें से देखिएगा। इसमें से हम गारंटी कह रहे हैं कि जो आप डाइजेशन सिस्टम पढ़े उसमें से नहीं, कम से कम 80% आपको जरूर इतना NCERT पढ़ने से आपका पकड़ा जाएगा। उसके बाद इसके बाद हम कह रहे थे क्या, लैट के बारे में बता रहे थे। क्या चीज़ के बारे में बता रहे थे हम आपको, लैट के बारे में, जो ये अग्नाशय में होता है, लैट होता है, लाइपेज, इमाइलेज एंड ट्रिप्सिन होता है। लैट होता है, लाइपेज, इमाइलेज एंड ट्रिप्सिन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वसा का पाचन होता है, इसमें वसा का पाचन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें वसा का पाचन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। तो आप एक चीज़ और देखिएगा, अग्नाशय में तीनों चीज़ का पाचन होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का भी पाचन होता है। और उसका बड़ी आंत का क्या काम है, तो बड़ी लीवर के बारे में, लीवर के बारे में क्या हो गया, वह सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसमें क्या बनाता है, तो वो भी वसा का, लीवर जो हो गया ना वो वसा का पाचन करता है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि यदि किसी भी पर्सन का अगर वसा काट के हटा दिया जाए, अगर मान लीजिए किसी को लीवर, सॉरी, किसी भी व्यक्ति का लीवर यदि काट को हटा दिया जाए, तो वह डॉक्टर मतलब उसको सलाह देता है क्या चीज़, वसा वाले चीज़ नहीं खाने के लिए, जो तिलपक सामान होता है उसको नहीं खाने के लिए बोला जाता है। तो ये लीवर के बारे में बताए थे। लीवर का क्या होता है, वह होता है लीवर में मतलब लीवर कहने का मतलब हो गया, मतलब ये पित्ताशय, उसमें पित्त रस का निर्माण होता है। उसके बाद हम आ गए कि हाँ बड़ी आंत में, बड़ी आंत में के बारे में आपको हम जस्ट अभी पढ़ाए किए हैं कि बड़ी आंत में क्या होता है, तो वह खनिज लवण एंड पानी को अवशोषित करता है। और जो खनिज लवण पानी को अवशोषित कर लिया, सबसे लास्ट पार्ट हो गया वो अवशोषित कर लिया, तो क्या उसके बाद अर्धठोस मल बच जाएगा, जो रेक्टम में जमा होता है 6 से 7 घंटा बाद, मतलब वह बाहर निकल जाता है। तो यही हम बताए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही और लाइक ही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे कल हम।